Hello, dear students. Today I will discuss apomixis and its applications for crop improvement. असंघ जनन व फसल उन्नयन में उसका उपयोग. So, apomixis या असंघ जनन क्या है? Apo means away from, दूर जाना. Mixing means मिलना या mingling या mixing. Thus, apomixis refers to the development of seed without sexual fusion or fertilization. मतलब apomixis या असंग जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके मार्फत बीज का निर्माण तो होता है, लेकिन सेक्सुअल फ्यूजन लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है. इसीलिए हिंदी में इसे असंग जनन, ऐसा जनन जो असंग हो, अलग अलग हो या साथ में ना हो और फिर भी जनन की प्रक्रिया हो जाए, तो उसे हम कहते हैं असंग जनन. एपोमेक्टिक एम्ब्रियो या भ्रूण डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन की प्रक्रिया के. इसलिए एपोमिक्सिस को एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है. ये एक ऐसा माध्यम है जो एसेक्सुअल तरीके से पूर्ण होता है. एपोमेक्टिक प्लांट्स represent the character of mother only since male gametes are unmixed. Very much clear term. निश्चित तौर पे जो एपोमेक्टिक प्लांट्स होंगे उनमें सिर्फ माता के गुण ही पाए जाएंगे, क्योंकि उनमें मेल गैमेट्स या पिता के गुण अनुपयोगी होते हैं, आते ही नहीं हैं. एक न्यू टर्म है एम्फेमिक्सिस. जैसे हमने एपोमिक्सिस पढ़ा, वो एक न्यू टर्म है एम्फेमिक्सिस. एम्फे मीन्स नॉर्मल. नॉर्मल यूनियन ऑफ गैमेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज एम्फेमिक्सिस. मतलब हम नॉर्मल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सीड्स तैयार हो रहे हैं, हम उसे कह सकते हैं कि वो एम्फेमिक्सिस प्रक्रिया हो रही है. जैसा अगर फसलों में देखें तो तकरीबन 300 स्पीसीज जो कि 30 फैमिली से बिलोंग करती हैं एपोमिक्सिस रिपोर्ट की गई हैं, और इनकी आवृत्ति जो है मुख्यतः कॉम्पोजिटेई, रोजेसेई, ग्रामिनी और एस्ट्रेसी में ज़्यादा पाए गए हैं. दस इट इज़ नॉट रेयर. ये रेयर तो नहीं है, लेकिन रिलेटिवली अनकॉमन है, असामान्य जरूर है. इट इज़ अ पावरफुल ब्रीडिंग टूल. ये प्रजनन का एक बहुत ही सशक्त एक टूल है, माध्यम है. एपोमिक्सिस इज पोटेंशियली अ पावरफुल ब्रीडिंग टूल टू फिक्स हेटेरोसिस. जैसा हम जानते हैं संकरूज जो F1 पीढ़ी में पाया जाता है, यदि उसे एपोमिक्सिस के माध्यम से फिक्स कर दिया जाए तो ये हमेशा फिक्स रहेगा. बट इट्स अ न्यूसेंस. लेकिन ये न्यूसेंस भी हो सकता है जब ब्रीडर डिजायर टू ऑब्टेन अ सक्सेसफुल प्रोजेनी, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉसिंग इज इम्पॉसिबल. लेकिन जब ब्रीडर को सक्सेसफुल प्रोजेनी की आवश्यकता होती है और उस केस में यदि कोई क्रॉप एपोमेक्टिक अप्रोच से आगे बढ़ रहा है, तो हमारे लिए उस समय वो एक न्यूसेंस या फालतू का कार्य माना जाएगा. आइए इसके प्रकारों पर चर्चा करें. इसके प्रकार हैं गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस एंड एडवेंटिशियस एपोमिक्सिस. गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस को युग्मों को भिद असंजनन या एडवेंटिशियस को अपस्थानिक असंजनन कहा जाता है. गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस क्या है? एम्ब्रियो सेक आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनरिड्यूस्ड इनिशियल सेल्स. मतलब भ्रूण कोश जो है वो अगठित शुरुआती कोशिका इनिशियल सेल से बनते हैं. एग डेवलप फ्रॉम पार्थेनोजेनेटिकली. और जो अंडाणु हैं वो पार्थेनोजेनेटिक की प्रोसेस के थ्रू डेवलप होकर के सीड का निर्माण करते हैं. पार्थेनोजेनेसिस को हम अनिषेक जनन भी कहते हैं. यहाँ पर स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की जो साइकिल है तो चलती है, लेकिन भ्रूण का निर्माण जो है वो अगठित गैमेटोफाइट से, अनरिड्यूस्ड गैमेटोफाइट सेल से होता है, और ये मुख्यतः पॉलीप्लॉइड्स या बहुगुणीय पौधों से संबंधित होती है. इसके प्रकार एपोस्पोरी अपबीजाणुता और डिप्लोस्पोरी द्विगुणित बीजाणुता. एपोस्पोरी अपबीजाणुता क्या है? इसमें विदाउट द यूज ऑफ स्पोरोफिटिक मेगास्पोर मदर सेल्स, यहाँ पे स्पोरोफिटिक मेगास्पोर मदर सेल्स का
उपयोग नहीं होता है। यहाँ पे कुछ जो एम्ब्रियो सेक के बाहर जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं जैसे न्यूसेलस, इंट्यूगमेंट्स या फिर ओव्यूल की जो सेल्स होती हैं वो अग, अघटित भ्रूणपोष या अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाती हैं बिना मियोसिस की प्रक्रिया को पूर्ण किए। जैसे नाम से संबंधित है एपो विदाउट स्पोरी, विदाउट स्पोरोफिटिक सेल this is happening. So embryo then develop directly from diploid egg cell without fertilization. यहाँ पे एम्ब्रियो जो है भ्रूण जो है वो डायरेक्टली एक डिप्लॉयड विगुणित एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। बहुत सारे केसेस में पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो फर्टिलाइज स्पर्म से होता है। ऐसे केसेस को सीडोगमी भी कहते हैं और ये आवश्यक होते हैं एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के लिए एंड सीड वायबिलिटी के लिए। सो एग्जांपल्स हैं इसके ग्रास फैमिली, पेनिसेटियम, पोआ, सेंचुरस एक्सेट्रा। नेक्स्ट डिप्लोस्पोरी, द्विगुणित विचारता। इसमें विद द यूज ऑफ स्पोरोफिटिक मेगास्पोर मदर सेल बाय सर्कमवेंशन ऑफ मियोसिस। यहाँ पे मुख्यतः क्या प्रक्रिया हो रही है कि यहाँ पे स्पोरोफिटिक मेगास्पोर मदर सेल्स का उपयोग होता है, लेकिन वहाँ पे मियोसिस की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो रही। मियोसिस होने पे गतिरोध हो जाता है। इट मीन टू से हम कह सकते हैं कि जब मियोसिस पूरी नहीं होगी तो नॉर्मल गैमेटोफाइट्स नहीं बनेंगे। तो यहाँ मुख्यतः मियोसिस डिवीजन जो होते हैं वो या तो ओमिटेड होते हैं या मॉडिफाइड हो जाते हैं और एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश जो है प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर which may be haploid or more generally diploid। तो एम्ब्रियो सैक मुख्यतः हैप्लॉइड अगुणित या द्विगुणित मेगास्पोर से बनता है। नेक्स्ट डिप्लोस्पोरी लीड्स टू पार्थेनोजेनेसिस और एपोगेमी। जब डिप्लोस्पोरी की प्रक्रिया होती है तो यह मुख्यतः पार्थेनोजेनेसिस मोड से या एपोगेमी के मोड से एपोमेसिस की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। एंडोस्पर्म डेवलप ऑटोनोमसली फ्रॉम अनरिड्यूस्ड पोलर न्यूक्लियस। यहाँ पे जो भ्रूण कोश है, भ्रूण पोष ऑटोनोमसली डेवलप होता है अनरिड्यूस्ड पोलर न्यूक्लियस से। यहाँ पे पॉलिनेशन इज नॉट नेसेसरी एज रिक्वायर्ड इन एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में पॉलिनेशन की आवश्यकता पड़ रही थी, यहाँ पे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ओके, यहाँ पे दो टाइप्स डिप्लोस्पोरी के हैं, एक है माइटोटिक डिप्लोस्पोरी और दूसरा है मियोटिक डिप्लोस्पोरी। आइए जानते हैं माइटोटिक डिप्लोस्पोरी। मेगास्पोर मदर सेल में होता है और वो सेल्स जो होती है वो मियोसिस में एंटर नहीं करती हैं और सीधे अनरिड्यूस्ड गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप वो आगे बढ़ती है। यह सेक्सुअल ओव्यूल की तरह तो दिखता है लेकिन यहाँ पे डिप्लॉयड एग सेल होता है। जैसा है नाम से स्पष्ट है माइटोटिक डिप्लोस्पोरी, तो डिप्लोस्पोरी इज हैपनिंग थ्रू माइटोसिस नॉट मियोसिस, इसलिए यहाँ पे मियोसिस में एंटर नहीं होता है। ओके, मियोटिक डिप्लोस्पोरी वेरी क्लियर कि यहाँ पे मियोसिस जरूर होगा। इन म्यूटिक डिप्लोस्पोरी मेगास्पोर मदर सेल विल इंटर म्यूटिस स्टेज 1। म्यूसिस के स्टेज 1 में तो जरूर जाता है लेकिन एफडीआर की जो प्रक्रिया है फर्स्ट डिवीजन रेस्टिट्यूशन पुनरागमन जो होती है वो पाई जाती है। न्यूक्लियस डज नॉट अंडरगो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट एनाफेज 1। यहाँ पे केंद्रक में जो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होना था वो नहीं होता है और एनाफेज 1 पे वो नहीं जा रहे हैं। तो माइटोटिक डिवीजन गिव राइज टू टू अनरिड्यूस्ड स्पोर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो इस डिवीजन से यहाँ पे दो अनरिड्यूस्ड स्पोर्स हमको मिल जाते हैं। दो अनरिड्यूस्ड का मतलब अगुणित स्पोर्स हमको मिल जाते हैं और जो एक दूसरे के समान होते हैं, इसीलिए वहाँ पे डबल कंडीशन है, डिप्लॉयड कंडीशन है, डिप्लॉयड से डिप्लोस्पोरी बना है। इन दोनों केसेस में अगर हम देखते हैं तो 8 न्यूक्लियाई अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो से बनता है विद फॉर्म एम्ब्रियो थ्रू पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पे जो भ्रूण कोश जो बनता है वो 8
केंद्रक या 8 सेल वाला एक भ्रूण कोश जरूर बनता है, लेकिन वो अनरिड्यूस्ड होता है। इट मीन्स उसे जैसे नॉर्मल एम्ब्रियो से हम देखते हैं वैसा नहीं पाया जाता है, अनरिड्यूस्ड कंडीशन में रहता है और वो फिर आगे पार्थेनोजेनेसिस के मोड से आगे बढ़ते हैं। आइए एडवेंटिशियस एपिमिक्सिस को समझें। एडवेंटिशियस जैसे नाम से स्पष्ट है, आपस्थानिक, अपने स्थान से हट करके एक कार्य हो रहा है। तो इसमें मुख्यतः एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी प्रमुखता से पाई जाती है। इसे हम हिंदी में आपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम वेजिटेटिव सेल्स, जो कायिक सेल्स होती हैं उससे एम्ब्रियो डायरेक्टली बन जाता है। जैसे जो ओवल्स की सेल्स होती है, न्यूसेलस की सेल्स होती है, इसको हिंदी में बीजांड कायज कहते हैं, इंट्यूबमेंट्स को आवरण कहते हैं और कैलेजा को निभाग कहते हैं। तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एडवेंटिटिव एम्ब्रियोनी एक्टिव करती हैं। मुख्यतः ये जो प्रोसेस होती है वो नॉर्मल जो एम्ब्रियो से एक नॉर्मल भ्रूण कोश के इर्द गिर्द ही होता है, वेयर न्यूसेलस सेल्स बिकम एम्ब्रियोजेनिक विदाउट फॉर्मिंग एम्ब्रियोसाइट एंड रिजल्ट इन पॉलीम्बरी। तो ये मुख्यतः हम कह सकते हैं कि जब ये प्रक्रिया हो रही है तो वहाँ कहीं पे एक नॉर्मल एम्ब्रियोसाइट जरूर होगा और उससे कैरेक्टर्स को ग्राहित करके उसकी नज़दीकी जो सेल्स होती हैं वो एम्ब्रियोजेनिक मोड में आ जाती हैं और सीधे जो है वो एम्ब्रियो का निर्माण करती है, एम्ब्रियोसेक्टिव स्टेज को स्किप करके, विलोप करके। यह एक टाइप है जिसे हम स्पोरोफिटिक बडिंग भी कहते हैं। बीजा बीजाणु दाभित मुकुलन यह मुख्यतः साइट्रस और मैंगो जैसी फसलों में या कह सकते हैं हम फलों में पाया जाता है। आइए अब पार्थेनोजेनेसिस को समझें। पार्थेनोजेनेसिस को हिंदी में अनिषेक जनन भी कहते हैं। ये जो टर्म है पार्थेनोजेनेसिस, ये ग्रीक वर्ड है पार्थेनोस, इसका मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस का मतलब होता है ऑरिजिन। वर्जिन ऑरिजिन हम इसको इंग्लिश टर्म्स में कह सकते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो या भ्रूण का जो निर्माण होता है वो एग सेल से होता है या फिर फीमेल के गेमेटोफाइट से होता है और in the absence of pollination or any other stimulus from the male, इस कंडीशन में पॉलिनेशन का एब्सेंस होता है या फिर कोई भी मेल्स की तरफ से जो स्टिमुलस है वो एब्सेंट होती है। ये मुख्यतः दो प्रकार की हैं, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस एंड डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल है सोलेनम निग्रम मकॉय में और डिप्लॉइड का एग्जांपल है टेरेक्सम। कारण जानते हैं, इसके क्या कारण पार्थेनोजेनेसिस के होते हैं। तो पहला कारण तो यह है कि पॉलन ट्यूब की इनेबिलिटी होती है कि वो एम्ब्रियो सैक में जो मेल न्यूक्लियस है या मेल गैमेट्स को डिस्चार्ज कर सके, वह कारण है। दूसरा कारण है कि मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इनसफिशिएंट होता है, कम होता है। तीसरा कारण है कि जो स्पर्म्स हैं वो अर्ली स्टेज में डिजेनरेट या लॉस्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। और चौथा कारण है कि बहुत लंबा स्टाइल हमको रहता है, उस कंडीशन में भी ये कार्य नहीं कर पाते हैं। चौथा है बहुत लंबी स्टाइल। जब स्टाइल की लेंथ लंबी होती है तो पॉलन ट्यूब की जर्नी भी बढ़ जाती है और उसकी वजह से भी वो पहुंच नहीं पाते हैं अपने साइड पे। फिर है शॉर्ट पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब अगर बहुत छोटा है तो वो भी एक कारण होता है कि पार्थन जैसी प्रक्रिया होती है और डिस्चार्ज में प्रॉब्लम आती है। स्किलरन काइमेटिक स्टाइल, ऐसे स्टाइल जिसमें स्किलरन काइमा सेल्स ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से वो कठोर होते हैं। फिर स्लो रेट ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। पॉलन ट्यूब ग्रोथ की जो दर है बढ़ने की, यदि वो स्लो है तो भी डिस्चार्ज समय पे नहीं होगा। स्टिमुलेशन ऑफ पॉलिनेशन इन एब्सेंस ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के एब्सेंस में यदि पॉलिनेशन का स्टिमुलेशन ही हो जाए कि पॉलिनेशन हो चुका है तो उस केस में भी पार्थेनोजेनेसिस होती है। और अंतिम कारण इनकॉम्पेटिबिलिटी,
स्व अनिश्चितता भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके कारण पार्थेनोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। आइए आप इसके प्रकार देखें। पहला प्रकार है गॉनियल पार्थेनोजेनेसिस। गॉनियल पार्थेनोजेनेसिस को हम जनन अनिषेक जनन भी कहते हैं। यहाँ पे एम्ब्रियो या भ्रूण सीधे एग सेल या अंडाणु कोशिकाओं से डेवलप हो जाता है। दूसरा प्रकार है सोमैटिक पार्थेनोजेनेसिस या कायिक अनिषेक जनन। यहाँ पे एम्ब्रियो सोमैटिक सेल से डेवलप होता है जो एम्ब्रियो सेक्स से हट करके होते हैं, जैसे स्पर्म सेल्स। इसका एक प्रकार है एंड्रोजेनेसिस या हैप्लॉइडी। यह का एक बहुत ही रेयर फॉर्म है जब एम्ब्रियो सीधे स्पर्म सेल से डेवलप हो जाते हैं और जब वो एम्ब्रियो सेक में एंटर करता है। बहुत सारी स्पीसीज हैं, कोशियाना, धतूरा या राइस। यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को हम इंड्यूस करते हैं इन विट्रो कंडीशन में, और जिससे हैप्लॉइड एम्ब्रियोज या प्लांटलेट्स को तैयार किया जा सके। तो ये भी एक प्रक्रिया है जो कि लैब मेथड है एम्ब्रियोजेनेसिस की। From this, anthers or pollen grains are cultured on a suitable tissue culture medium, and this technique offers possibilities for crop improvement. Now, what is automixis? Automixis क्या है? Embryo sac remain undivided in second meiotic phase or fusion of two haploid nuclei after normal megasporogenesis results in diploid cells with homozygous constitution. ओके, यहाँ पे एम्ब्रियो सेक हमेशा अनडिवाइडेड कंडीशन में रहता है, और जब दो फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का जब यहाँ पे फ्यूजन होता है, किसके बाद? नॉर्मल मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद में, तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है कि डिप्लॉइड सेल का रिजल्ट हमको मिलता है, और जिसका होमोजाइगस कंस्टिट्यूशन होता है, मतलब 100% वो सेम जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को कैरी करता है। इसे हम कहते हैं ऑटोमिक्सिस। नाउ सेमीगेमी भी एक कंडीशन है। एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस है जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मल, लेकिन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। मतलब गैमीट्स तो नॉर्मल बन रहे हैं, लेकिन निषेचन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है। वो कहता है यहाँ पे मेल न्यूक्लियस पेनेट्रेट एग सेल तो करता है, लेकिन एग सेल के साथ में फ्यूज नहीं हो रहा है, और दोनों जो है वो स्वतंत्र रूप से अपने आप को ग्रो करते हैं थ्रू माइक्रोस्टिक डिवीजन। इसके कारण क्या रिजल्ट आ रहा है कि हमको जो प्लांटर मिलता है उसमें प्राइमरी एक्सप्रेशंस मिलते हैं। मतलब कुछ सेल्स में मेल के लक्षण मिलेंगे और कुछ में फीमेल के लक्षण मिलेंगे। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉटन या कपास। आइए, यहाँ पे कुछ मेथड्स बताए गए हैं जिससे हम आर्टिफिशियल इंडक्ट कर सकते हैं पार्थेनोजेनेसिस को। पहला क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ वाइडली रिलेटेड पॉलन। दूरस्थ जो पॉलन है या कोई फॉरेन का पॉलन है, उसे हम पॉलिनेशन के लिए उपयोग करते हैं, या फिर उसे हम लो टेम्परेचर में इंड्यूस करते हैं। लो टेम्परेचर, ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर पे हम उसको इंड्यूस करते हैं, या फिर एक्सरे इरेडिएटेड पॉलन से हम उसको पॉलिनेट करें तो भी पार्थेनोजेनेसिस की एक्टिविटी होती है। या कुछ केमिकल्स आते हैं बेल्विटॉन, उससे हम ट्रीट करते हैं पॉलन्स को, तो भी ये प्रक्रिया होती है। नाउ एपोमिक्सिस का एक और टाइप है एपोगैमी, अपयुग्मन। ऐसे जैसे कि नाम से सजेस्ट है कि ये एपो अवे फ्रॉम एंड गैमी मीन्स टू गैमेटिक सेल्स। व्हाट इज द गैमेटिक सेल? अगर एम्ब्रियो सेल की बात करेंगे तो उसमें गैमेटिक सेल क्या है? गैमेटिक सेल सिर्फ एग सेल है। एग सेल को छोड़ के जो सारी सेल्स है वो नॉन गैमेटिक सेल्स हैं, क्योंकि एग सेल ही जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्ब्रियो का जो ऑरिजिन है या तो सिनर्जिड सेल्स, सहायक कोशिकाओं से होता है, या फिर एंटीपोडल सेल्स, प्रतिध्रुवस्थ कोशिकाओं से होता है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एपोगैमी। नहीं, पोक के तो दो प्रकार के हैं, हैप्लॉइड एपोगैमी और डिप्लॉइड एपोगैमी।
तो डिप्लॉयड एपोगेमी जो है वो एलियम, आयरस और बहुत सारे स्पीसीज में रिपोर्ट किया गया है। आइए इस पिक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे। इस पे मुख्यतः आपको समझाने की प्रक्रिया ये की गई है कि जैसे ये एक बीज है, बीज को अगर हम इधर से जा रहे हैं तो बीज जर्मिनेट होकर के एक प्लांटलेट या स्प्राउट तैयार करता है। फिर ये बीज बढ़ता है वेजिटेटिव फेज में जाता है, फिर फ्लोरल के इनिशिएशन के फेज में जाता है। उस फेज के बाद में स्टेमन्स और गेमेटोफाइट बनाता है और ओव्यूल और गेमेटोफाइट बनाता है। देर आफ्टर उनका प्राइमोडियम तैयार होता है। प्राइमोडियम तैयार होने के बाद में गेमेटोजेनेसिस की फेज स्टार्ट होती है। गेमेटोजेनेसिस की फेज के बाद में इसमें मियोटिक फेज आता है और फिर फाइनली जो हम कहेंगे यहाँ पे फिर एक एम्ब्रियो सेक तैयार हो रहा है। यहीं पे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते वापस जाइगोट और फिर प्री एंडोस्पर्म की साइकिल पे आता है और फिर वापस से सीड बनता है। तो फाइनली एक सीड, एक कंप्लीट की सीड की एक साइकिल है जो पूरे ग्रोथ स्टेजेस से कवर होती है। तो ये जो साइकिल हम देख रहे हैं जिसमें ग्रीन सॉरी येलो कलर मार्क है, ये एक नॉर्मल साइकिल है। ओके, अब हम आते हैं पहली साइकिल पे। ये पहली साइकिल जो है हमें यहाँ पे डिप्लोस्पोरी कैसे हो रहा है वो बताने की कोशिश की जा रही है। डिप्लोस्पोरी फेज में लीफ प्राइमोडियम, फ्लोरल प्राइमोडियम बनने के बाद में जब कह सकते हैं कि वो मेगास्पोर मदर सेल के स्टेज में है, वहाँ पे जब वो आगे उसको गैमेटोजेनेसिस की फेज में जाना है लेकिन यहाँ पे चेक हो गया तो मियोसिस तो हो ही नहीं। ओके, चलिए कहीं हो भी गई है, किसी केस में ये हो भी गई है, तो फिर एक अगली स्टेज आ रही है जहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे नहीं हुई। तो जब ये नहीं हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये सीधे डिप्लोस्पोरी फेज में चला। ओके, अब एक नेक्स्ट फेज है एपोस्पोरी। इस फेज में भी वही है कि इस प्राइमोडियम के बाद में जैसे एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल की फेज में मियोसिस में जाना था, नहीं चाहिए, डबल फर्टिलाइजेशन होना था, नहीं हुई। तो फिर ये उसी एपोमिक्सिस मोड से एपोस्पोरी होते हैं। आइए अब एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी पे जाते हैं। ये जो फेज है हम कह सकते हैं कि वो चूंकि ये एडवेंटिशियस मोड में जा रहा है, यहाँ पे शुरू हो रहा है वेजिटेटिव सेल से, तो निश्चित तौर पे वो सीधे यहाँ पे एम्ब्रियो सेक तो नॉर्मल मोड से बना नहीं है, सेक्सुअल मोड से, तो इस वजह से यहाँ पे एम्ब्रियो सेक बनता भी नहीं है जैसे एपोगेमी में होता है। तो सीधे जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाकर के एम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो इस तरीके से एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनिक की प्रक्रिया पूरी हो रही है। कुछ और एपोमेटिक पाथवे यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमने एंड्रोजेनेसिस को पढ़ा, पार्थेनोजेनेसिस को पढ़ा, एपोस्पोरी को पढ़ा, दो टाइप्स के हैं। और ये एक एम्ब्रियो सेक के स्टेजेस हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इसके लेकिन से स्टेजेस भी हैं और इसके डिटेल्स भी हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ें पोजीशन लाई करती हैं। जैसे सिनर्जिड सेल्स, ये एग सेल बीच वाली, बीच में तो पोलर न्यूक्लियस, तो ये एंटीपोडल सेल्स थी। इसके बाहर की जो कवरिंग दिख रही है आवरण, इसे हम इंटीग्रेंट्स कहते हैं। और ये जो है एम्ब्रियो से इस फुल 8 सेल स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो से या भ्रूण कोश कहते हैं। यहाँ पे पॉलन की स्टेजेस भी दिखाई जा रही है कि पॉलन एंटर होता है पॉलन ट्यूब के थ्रू। तो ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है और पीछे में दो मेल गैमेट्स है तो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है और इस तरह से पॉलन ग्रुप की जर्नी स्टार्ट होती है। तो नाउ तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ एपोमिक्सिस क्या होता है, किस तरीके से इसका रिप्रोडक्शन होता है। तो पहला तो है ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस या एपोमिक्टिक। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो सिर्फ इसी मोड से हो रहा है, इसमें से प्लांट दूसरे मोड पे जाएगा ही नहीं और ऑलवेज एपोमिक्टिक मोड से ही अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। दूसरा है फैकल्टेटिव, विकल्पी। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एपोमिक्सिस भी होता है। यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप स्पीसीज एपोमिक्सिस शो करती हैं लेकिन जनरली वो फैकल्टेटिव होती है और विकल्पी होती है। ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ एपोमिक्सिस की अगर हम बात करें तो जो कुछ निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे संकोच को फिक्स करने के लिए, फिक्सेशन निर्धारित करने के लिए या स्थित करने के लिए या स्थिर करने के लिए हम कहेंगे। या दूसरा है कि हेटेरोजाइगस स्टेट जो है उसको फिक्स करने के लिए।
तीसरा है कि होमोलोगस लाइन्स अगर हम हमारे पास में है ऑलरेडी और हमें इसको तेजी से प्रोडक्शन करना है तो ऑटोमेटिक मोड बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे म्यूसिस होता ही नहीं है। फिर आपको फिनोटाइपिकली स्टेबल पॉपुलेशन अगर हमें चाहिए हैं तो वो भी हम एपोमेटिक मोड से जा सकते हैं, और ऐसी पॉपुलेशन को हम हाइब्रिड कहते हैं, या इसको और डिटेल में वेजिटेबल हाइब्रिड्स कहते हैं। ओके, अब किस तरीके से हम एपोमिक्सिस को डिटेक्ट कर सकते हैं? तो जैसे यदि इन केस में ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस है तो प्रोजेनी जो होगी वो फीमेल पेरेंट की तरह आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस है तो कुछ प्रोजेनी जो है वो फीमेल की तरह होगी, परसेंट ऑफ प्रोजेनी फीमेल की तरह होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि सारी प्रोजेनी नहीं होगी, कुछ होगी। जबकि हम सेल्फ जनरेशन अगर हम करते हैं तो हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं उसमें कोई इनब्रीडिंग डिप्रेशन या अंतःप्रज्ञा ह्रास नहीं है। तो ये भी डिपेंड करता है, ये भी आपको इंडिकेट करता है कि हाँ वहाँ पे एपोमिक्सिस है, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अगर कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे तो ही इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा। नेक्स्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज से भी हम एपोमिक्सिस को कंफर्म करते हैं। कई कुछ लिमिटेशंस हैं, कमियां हैं। क्या है कमियां? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना है, इसको समझना कठिन काम होता है, और इसकी जो यूटिलाइजेशन है, उपयोग हैं, तो नेसेसरेट्स रीओरिएंटेशन ऑफ ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो ब्रीडिंग प्रोग्राम को रीओरिएंट करने की बहुत आवश्यकता महसूस की जाती है, और सीड सर्टिफिकेशन तो अत्यंत कठिन है एपोमेटिक मोड से। फिर कह सकते हैं कि इसका जो एस्टिमेशन है बहुत कठिन है और समय लगाने वाला है, टाइम कंज्यूमिंग है, और अभी तक जो है इसका अनुवंशिक आधार जो है असल में जेनन का क्लियर नहीं है बहुत सारे केसेस में। I think that is all about a brief or the detailed discussion of economics. So thank you.